हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हम लोग न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते हैं गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ निकाल रही है। अभी कंट्री में हमारे प्याज और टमाटर के दाम बहुत बढ़ रहे, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम लेगी कि उनके प्राइस कंट्रोल में आ जाए। गवर्नमेंट ने आज ये रूल निकाला है, तो ये गवर्नमेंट है क्या और ये गवर्नमेंट कर क्यों रही है सारे काम, और ये गवर्नमेंट आई कहाँ से, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके साथ। अ गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री। द गवर्नमेंट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पब्लिक पॉलिसी फॉर एंटायर सोसाइटी। गवर्नमेंट क्या है? कुछ लोगों का ग्रुप है जिसे हम लोग इलेक्ट करते हैं। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमारे हित के लिए काम करते हैं। मेनली इनका वर्क क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी निकालना। हमारे कंट्री के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए लोग मेनली काम करते हैं। ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट रन सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प दी पुअर। गवर्नमेंट बहुत पब्लिक पॉलिसीज़ निकालती है, तो काफ़ी पॉलिसी पुअर पीपल के लिए भी निकालती है कि वो अपने वो जो पॉवर्टी का स्टैंडर्ड है उससे बाहर निकले और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी बढ़े। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं ना, बीपीएल पीपल जो होते हैं, जो एक लाइन के नीचे आते हैं, जो जिनके लिए एक दिन का मील लेना भी बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए गवर्नमेंट ने राशन कार्ड निकाल रखे हैं। वो राशन कार्ड के थ्रू राशन शॉप से सामान ले सकते हैं बहुत कम दाम में, जिससे उनको एटलीस्ट एक दिन का मील तो मिले प्रॉपर। एक होती है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर पीपल, सो दैट उनकी अर्निंग हो थोड़ी लाइफ में, वो थोड़ा तो अपने लिए खर्च करें, अपनी लिविंग को बढ़ाएं। और ये मेंटेन करती है गवर्नमेंट कि हमारे रिलेशन कैसे होंगे अदर कंट्रीज़ के साथ। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमारे श्रीलंका के साथ कैसे रिलेशन होंगे, नेपाल के साथ कैसे रिलेशन होंगे, हमें फ्रेंडली रहना है, हमारे ट्रेड कैसा रहेगा, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब काम गवर्नमेंट क्यों कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं काम, नॉर्मल सिटीजन्स क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री में अप्रॉक्स 130+ CR लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारी। अब इतने लोग अगर डिसीजन मेकिंग में गए या रूल मेकिंग में गए, तो कितना टाइम लगेगा एक चीज़ को एक एंड पे लाने के लिए, एक डिसीजन को लाने में पता नहीं कितने कितने साल लग जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। ये कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये हमारे लिए पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे हमारा वेलफेयर हो। If there is dispute or commits a crime, people go to court. The court is also a part of government. Court is also a part of government. अब हमारे साथ कोई क्राइम हुआ है, हमें जस्टिस चाहिए, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। तो वो जो कोर्ट होता है वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है विक्टिम्स को रेस्क्यू करने में। कहीं पर अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, तो उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, या उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, उनको पानी दिया जा रहा है, उनकी थोड़ा सा उनको सपोर्ट फर्स्ट एड किट दी जा रही है, वो कौन काम करता है? वो भी गवर्नमेंट ही काम कर रही है इधर पे। अब ये गवर्नमेंट को इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है काम करना? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट टू डू दीज थिंग्स? When people gather and work, a system is needed to some extent so that necessary decisions can be taken. यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट इतना काम क्यों कर रही है, क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, ना ही करे उसका क्या है उसमें। बट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे उनने एक रूल है कि आप ना यहाँ पे कचरा नहीं फेंकोगे, आपको फेंकना है आप अपने घर के बाहर नहीं, अपने डस्टबिन में डालिए, फिर वो डस्टबिन जो है कोई आके ले जाएगा आपके घर से। लेकिन कुछ बोल रहे हैं 4-5 लोग कि हम तो नहीं फेंकेंगे, हम तो सड़क पे ही फेंकेंगे कचरा, हम नहीं फेंकेंगे डस्टबिन में, हम हमारे मन की करेंगे। तो ऐसे तो वहाँ पे कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा, या कोई प्रॉपर सैनिटेशन या हाइजीन मेंटेन ही नहीं होगी फिर। तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ 4-5 लोग इनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, इनके लिए रूल्स बनाएंगे वो लोग, लॉज बनाएंगे वो लोग। ये सोसाइटी वाले ही इन 4-5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अब इनने इनको सिलेक्ट क्यों किया? जिससे एक प्रॉपर रूल आ सके उनकी सोसाइटी में, एक प्रॉपर लॉ आ सके उनकी सोसाइटी में,
जिससे अगर कोई भी ऐसा हो ना जो सड़क पे कचरा फेंक रहा है तो उन पे पनिशमेंट लगा सके, उन पे कोई पेनल्टी हम लोग लगा सके। तो ये काम वो करेंगे। इन्हें सिलेक्ट किसने किया? इन्हीं सोसाइटी में से। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हर किसी का एक थिंकिंग अलग होगी, एक मोटो अलग होगा उनकी लाइफ का। तो उनका ये हमने 4 इसलिए यहाँ पे इलेक्ट कर दिए कि ये 4 अब हमारी सोसाइटी के लिए लॉज बनेंगे। सेम वे में हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है? बहुत। इसलिए हम लोगों ने कुछ लोगों का गवर्नमेंट बना दिया है कि ये लोग हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे और हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, जिससे हम लोग जो है हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब ना हो, हम लोग हमारे कंट्री में डिसिप्लिन रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट चल सके, कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो कंटिन्यूसली। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब एक ही गवर्नमेंट तो नहीं होगी पूरी कंट्री में कि सेंटर पे भी एक ही है, स्टेट पे भी एक ही गवर्नमेंट है, ऐसा तो होगा नहीं। हर जगह काफ़ी गवर्नमेंट के लेवल तो होंगे सही, तभी इतना काम गवर्नमेंट कर पा रही है। अदरवाइज अगर एक ही गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को मैनेज करना तो कहीं ना कहीं तो डिफ़िकल्ट रहेगा उसके लिए भी। तो गवर्नमेंट के लेवल क्या होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट जो कि सेंटर पे होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पे, एंड लोकल गवर्नमेंट जो हमारी लोकल में हम देखते हैं। लोकल लेवल क्या होता है? हमारी लोकेलिटी मीन्स विलेज, टाउन और लोकेलिटी, हमारे आसपास की चीज़ें, वो हमारे लोकेलिटी वाली चीज़ें होती हैं। स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट। अब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उड़ीसा की गवर्नमेंट है, हरियाणा की गवर्नमेंट है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट हुई? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हुई। यूनियन लेवल की गवर्नमेंट यानी कि एंटायर कंट्री की होती है वो हमारी। वहाँ पे ये नहीं चलता अगर यूनियन ने कोई लॉ निकाला है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसने हमारी, ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं है तो हम इनके रूल नहीं मानेंगे, ये उड़ीसा की गवर्नमेंट नहीं तो हम इनके लॉज नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। और स्टेट गवर्नमेंट में जो है मध्य प्रदेश वाला मध्य प्रदेश के लिए ही लॉज बनाएगा, रूल्स बनाएगा, कोई रेगुलेशन लेके आएगा। और असम वाले तो असम के लिए ही, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश जाके पंजाब में भी रूल कर रहा है, मतलब उनके लिए भी लॉज बना रहा है, या तमिलनाडु के लिए लॉज बना रहा है, ऐसा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए ही काम करेगी, वो दूसरे स्टेट का नहीं देखेगी, उसके लिए सेंटर है जो कि कलेक्टिवली पूरी कंट्री का देखती है। जब हमारा गवर्नमेंट आया था तब हमारे में पहले सिस्टम में म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का सिस्टम था ही नहीं, तब सिर्फ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविज़न था। तो हमारे में म्यूनसिपैलिटी और पंचायत क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे जब हम लोग फ्रीडम हुए थे, हमारी इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तब हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे नहीं कि हम लोग इलेक्शन करवा सके इतने बड़े लेवल पे कि म्यूनसिपैलिटी और ये पंचायत जो है रूरल लेवल, रूरल लेवल पे होती है और जो म्यूनसिपैलिटी है ये अर्बन लेवल पे होती है। अब हमारे पास इतना रिसोर्सेज थे नहीं कि हम इनके भी इलेक्शंस करवा सकें और यहाँ पे भी गवर्नमेंट बैठा सकें। तो हमारे में पहले ये लॉ ही नहीं थे कि इनको रखना है, ये तो काफ़ी बाद में आए हैं हमारे उसमें, क्योंकि यूनियन और स्टेट को ही समझ आया मेनली पब्लिक कहाँ रहती है, या तो गाँव में रहेगी या शहरों में रहेगी, और तो कहीं नहीं रहेगी ना। तो अगर इनके लिए ही कोई हम गवर्नमेंट नहीं लाएंगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। इनके वेलफेयर के लिए प्रॉपर ध्यान कौन देगा? जो वहाँ पे रहता होगा या वहीं के लोग होंगे, वो प्रॉपर अपने चीज़ों को देखेंगे कि उन्हें चाहिए क्या। तो इसलिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटी आई थी। पंचायत आया था अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, एंड म्यूनसिपैलिटी आई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया का एक संविधान है, जिसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। तो वही है कि हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 73 से हम पंचायत लेके आए और 74 से म्यूनसिपैलिटी लेके आए। ये आए कब थे दोनों? 1992 में आए थे और इम्प्लीमेंट हुए थे ये 1993 में। मतलब लागू कब से हुए थे? 1993 में लागू हो गए थे म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट उसके बाद आया था। अब लॉज एंड गवर्नमेंट लॉज बनाती है, अब उसे ओबे भी करवाएगी। गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड ऑल द पीपल living in the country have to follow those laws. Just as government has the power to make law, it also has the power to force people to obey them. गवर्नमेंट कुछ लॉ बना रही है, कुछ रूल्स लेके आ रही है, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो फोर्स करे अपने कंट्री के पीपल को कि आपको ये फॉलो करने हैं।
अब जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला, सैनिटेशन वाले लेते, कचरे वाले लेते, कि आप यहाँ पे कचरा नहीं डालेंगे सड़क पे, उनने सिर्फ बोला है, अभी ये नई चीज़ निकाली कि अगर आपने ये काम किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी या कुछ लगेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला है, तो वो पब्लिक क्या करेगी, उसे इग्नोर कर देगी, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी कि गवर्नमेंट ने सिर्फ लॉ ही तो निकाला है और तो कुछ है नहीं, अगर नहीं भी किया तो क्या ही हो जाएगा। तो वो कंटिन्यू करते हैं कि पे ही फेंक रहे हैं कचरा, कुछ भी गंदगी मचा रहे हैं कहीं भी। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो फोर्स कर सकते हैं पीपल को टू ओबे देम देयर लॉज। वो कोई पेनल्टी निकाल देंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा, या आपको इतनी साल की सज़ा होगी, आपको इतनी साल की जेल हो सकती है, तो शायद पब्लिक फॉलो भी करे। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो कि हम सब गाड़ियाँ चलाते हैं तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उस चीज़ पे there is a law that driver must have a license. If someone is caught driving without driver license, he has to undergo a jail sentence or pay a fine. अब इनने लॉ तो बना दिया कि अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे या तो जेल, उसे हम पनिश करेंगे, बस इतना बोला, और कुछ नहीं बोला कि कितने साल की सज़ा होगी या कितना फ़ाइन होगा, ये उन्होंने नहीं बताया। तो लोग क्या करते हैं, बिंदास चला रहे हैं गाड़ी बिना हेलमेट के या बिना लाइसेंस के, और फिर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे इंडिया में मेनली एक्सीडेंट्स रोड पे होते हैं, तो वो होते हैं टू व्हीलर्स के साथ, उनके हेलमेट नहीं पहनते हैं वो लोग, तो उनकी हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हेलमेट हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है, ना कि उनके या उनकी भलाई, गवर्नमेंट की भलाई के लिए नहीं, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए होता है, हमारे बेटरमेंट के लिए होता है, बट हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जब तक गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी ना कि अगर आपने ऐसा काम किया, गलत काम किया, या आप बिना हेलमेट के गए या बिना लाइसेंस के गए तो आपको जेल हो सकती है, या आपको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है काफ़ी सारा, 1 लाख 2 लाख 5-6 हज़ार 10 हज़ार, वट एवर द अमाउंट दे हैव सेट। Apart from the action the government can take, if people feel that law is not being followed, then they can also take steps. अब यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ही ऐसी नहीं है कि एक्शन ले सकती है, अगर हमने कोई लॉ फॉलो नहीं किया है तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ फॉलो नहीं किया तो पीपल क्या करेगी, उस चीज़ अन्याय को सहेगी नहीं। हम भी उस चीज़ के लिए एक्शन ले सकते हैं और हम भी कोर्ट में जाके उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, फील्स दैट इट इज़ a person feels that it is not employed in any job due to his religion, caste, he can go to court and claim that the law is not followed, और फिर उसके हिसाब से कोर्ट एक्शन लेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में एक प्रोविज़न है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, जिसमें मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है लोगों के साथ on the basis of their religion, their color, their caste, their sex, they cannot discriminate on them. उन्हें जॉब देनी ही पड़ेगी, भले उनके कुछ भी कास्ट हो, अगर वो क्वालिफाइड है तो आपको जॉब देनी होगी, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी तरह का। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा अथॉरिटी है, वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ पर्टिकुलर इस रिलीजन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, अब हमारा तो ये फंडामेंटल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर यही अब्रिज होगा या यही हम लोग को नहीं मिल रहा है तो हम लोग कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं कि इसके तहत पे हमारा राइट है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारे रिलीजन के बेसिस पे, हमारी कास्ट के बेसिस पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट कोर्ट विल टेक एक्शंस। अब होती है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हर स्टेट में अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ इलेक्शन। कहीं पे लोग इलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कहीं पे किंग होता है वो खुद ही बन जाता है रूलर, उसके बेटे फिर बनते हैं, फिर उसका बेटा बनता है, वहाँ पे कोई इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता। तो 3 कौन से मेन होते हैं जो हम इस चैप्टर में मेनली डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। हम डिटेल में देखते हैं कि ये तीनों है क्या। Democracy. In democracy, only people give this power to the government. People do this through election. They choose the leader of their choice by voting. Once elected, these people form the government. डेमोक्रेसी में पीपल के पास रूल होता है, हमारे पास रूल होता है कि हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें। इलेक्शन के प्रोसेस से हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भी रूलर आ गया और उसने बोला मैं अब यहाँ पे रूल करूँगा, मेरी गवर्नमेंट अब चलेगी,
नहीं, डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकें, वो सारी चीज़ें जो है बहुत फेयर इनफ चलती हैं। हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन प्रोसेस, जो कि हम इलेक्ट करते हैं ईवीएम मशीन के थ्रू, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। आफ्टर 18 हम लोग के पास राइट आ जाता है कि हम वोट कर सकते हैं, हम वेरीफाइड वोटर्स हो जाते हैं आफ्टर 18 ईयर्स। तो हम लोग वोट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, उन्हें इलेक्ट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है अगर वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कोई भी रूल्स ला रही है या कोई लॉ ला रही है ना, तो उसको उसका बेसिस बताना पड़ेगा, अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि उनने वो लॉ क्यों लाया, उनने वो स्टेप क्यों लिया, उन्हें अपने पब्लिक को सब बताना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिटवीन पीपल। नाउ मोनार्की, इन दिस द किंग और क्वीन हैज़ द पावर। यहाँ पे किसके पास पावर थी? पब्लिक के पास पावर थी, हमारे पास पावर थी। यहाँ पे किसके पास पावर है? किंग और क्वीन के पास पावर है टू मेक डिसीजंस एंड रन गवर्नमेंट। राजा हैज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम होम ही कैन डिस्कस वेरियस इशूज़। राजा ही अपना होता है वहाँ पे सब, वहाँ पे और कोई ऐसा नहीं है कि उनके अंडर में कोई है या कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे राजा ही सब कुछ होता है। राजा किसी पे भी कितना भी टैक्स लगा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट पे टैक्स इतना लगा दूंगा कि मुझे बहुत पैसा मिला, मुझे मेरा बहुत रेवेन्यू है, पर्टिकुलर कास्ट पे लगा रहा है पैसा। अपनी जो उनका जो ट्रेजरी है वो अपनी लग्जरीज लाइफ के लिए यूज़ कर रहा है, ना कि गवर्नमेंट की अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए। मोनार्की में किंग ज़रूरी नहीं कि वो वेलफेयर करे पब्लिक का, बट डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। अगर आपने वेलफेयर नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तब शायद तक पब्लिक आपको वोट ना करे और आपको हटा दे पावर से, और कोई दूसरी गवर्नमेंट ले आए जो उनके लिए काम करे। जैसे यहाँ पे उन्हें बताना पड़ रहा था ना कि बेसिस क्या है, उनने ये लॉ क्यों लाया, ये एक्शन क्यों लिया, उन्हें बताना था। मोनार्की में उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि उनने काम क्यों किया, वो अपनी मन मर्जी से सारा काम करते हैं। डेमोक्रेसी ही हमारी इंडिया में भी प्रैक्टिस होती है, इंडिया में होती है, यूएसए में होती है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ जहाँ पे डेमोक्रेसी हम देखते प्रैक्टिस होती है। फिर है डिक्टेटरशिप, अ गवर्नमेंट और सोशल सिचुएशन वेयर वन पर्सन मेक्स ऑल द रूल्स एंड डिसीजन विदाउट इनपुट फ्रॉम एनीवन एल्स। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोनार्की ओनली, वी कैन से दैट। लाइक डिक्टेटरशिप में मेनली जो है मिलिट्री पावर में आ जाती है, मिलिट्री रूल करती है, वो पूरा कंट्रोल ले लेती है कंट्री का अपने हाथों में कि हाँ अब मैं इसका लीडर हूँ, मेरे हिसाब से जो है चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे भी उन्हें नहीं बताना पड़ता कि उनने एक्शन क्यों लिया, दे कैन डू देयर ओन विश, एनीथिंग दे कैन डू दैट। फिर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम लोग इंडिया में डेमोक्रेसी हमने देखा अभी, वी हैव फॉट अ लॉन्ग बैटल टू गेट दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम। The main thing of democracy is that people have the power to choose their leaders. In sense, it is the rule of the people. डेमोक्रेसी में हम हमारे लीडर को चूज़ कर रहे हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं कि हाँ ये इंसान सही है तो ये हमारे लिए अब काम करेगा, तभी हम लोग को हमारा वेलफेयर हो सकता है, तो हम इस इंसान को चूज़ कर रहे हैं। तो हमारा पावर किसका पावर हो? हमारा पावर हो। हमारा मन हुआ हम इस रूलर को नहीं तो हम इस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। जब हमारे लगा कि पहला वाला जो है ये गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर रही है हमारे वेलफेयर के लिए काम, अपना मोटिव देख रही है सिर्फ, तो हम उसे हटा देंगे पावर में से और किसको ले आएंगे? बी को ले आएंगे, जो सिर्फ गवर्नमेंट हमारे कंट्री के वेलफेयर के लिए देखेगी। तो यहाँ पे पावर रूल किसका हुआ? पीपल का हुआ। बेसिक आइडिया दैट पीपल शुड रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन रूल मेकिंग। ऐसा नहीं होता है रूल मेकिंग, हम जो बार बार बोल रहे हैं ना कि पीपल रूल होता है डेमोक्रेसी में, ये नहीं है कि पीपल जाती है गवर्नमेंट में कि हमारा मन है ये रूल चाहिए हमें तो लाओ, ये नहीं होता। बल्कि वो क्या करते हैं, बस अपना रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट वे में वो भी रूल मेकिंग में पार्ट लेते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। इन टूडेज टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उन्हें इलेक्ट करके ला रहे हैं। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। हमने देख लिया बाय ईवीएम हम इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। नो गवर्नमेंट कैन कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट गिव्स द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री। सॉरी, कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहेगी जब तक वो सबको राइट नहीं दे रही किसका? वोटिंग का। अगर उनके पास वोटिंग राइट नहीं है
तो मतलब वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, वो या तो मोनार्की या डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे किसी एक अथॉरिटी का ही रूल है, पीपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो मतलब वो डेमोक्रेसी तो नहीं है। लेकिन जहाँ पीपल इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ उनकी बातें सुनी जा रही है, जहाँ उन्हें वोटिंग राइट है, वो डेमोक्रेसी में पार्ट हो जाता है। Initial period, government used to allow only those men who were educated and who had their property. हमें जब फ्रीडम मिली थी उससे पहले हमारे यहाँ पे भी मतलब हम लोग ने जो है फ्रीडम के लिए फ़ाइट तो की है, साथ ही साथ हमने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाने के लिए भी बहुत फ़ाइट की ब्रिटेन से। हमारे पे पहले था ही नहीं ये कॉन्सेप्ट कि हाँ हर किसी के पास वोटिंग राइट है, नहीं, जिसके पास प्रॉपर्टी है या जो मेन एजुकेटेड है बस इन लोग के पास थी वोटिंग राइट। पुअर पीपल के पास कोई वोटिंग राइट नहीं, अनएजुकेटेड के पास वोटिंग राइट नहीं, या वुमेंस के पास भी वोटिंग राइट नहीं थी। हमने उसके लिए भी बहुत लड़ाई की, सिर्फ फ्रीडम लेने के लिए नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए भी हमने ब्रिटेन से बहुत लड़ा था। दिस मीन्स दैट वुमेन, हमने देखा कि पहले सिर्फ एजुकेटेड और जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके पास ही अलाउ था वोट देने के लिए, बट वुमेन, पुअर, इलिटरेट डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। इन क्यों ये लोग इंसान नहीं, इन्हें वोटिंग का राइट नहीं चाहिए क्या, इन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए? बट फिर भी इन लोग के पास इनकी कोई बात नहीं सुनता था। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इलिटरेट हैं, वुमेन्स हैं, विमेन नहीं है ये, क्योंकि दैट इज़ वाई द पीपल ऑर्गेनाइज एंड डिमांडेड दिस राइट। मैनी लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी अपोज दिस अनजस्ट बिहेवियर। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए कि हाँ हम इस अन्याय के लिए भी अब लड़ेंगे, सिर्फ फ्रीडम के लिए नहीं, हमें अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पे हमारा रूल होगा गवर्नमेंट का। गांधी जी हो गए, बी.आर. अम्बेडकर हो गए, इनने बहुत लड़ाई की थी कि हर किसी कम्युनिटी को, हर लोग को जो है राइट मिले वोटिंग का। गांधी जी ने इवन एक बात भी कही थी कि ये कोई बहुत ज़्यादा अनजस्ट बिहेवियर है, क्योंकि अगर क्या पता हमें जो एजुकेटेड है उसको लेकिन अपनी ही चीज़ें सोच रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि हर कम्युनिटी का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पता वो सिर्फ अपने हित के लिए देख रहा हो। जिसके पास प्रॉपर्टी है, क्या पता जिसको वो इलेक्ट कर रहा है वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो, या उसको कहीं ना कहीं उसको ब्राइब दे रहा हो, या जो करप्शन प्रैक्टिस कर रहा हो, इसलिए ये जिसके पास प्रॉपर्टी है वो उसे वोट कर रहा हो। ये तो कोई बात नहीं होती। वुमेन है या पुअर है, इलिटरेट है, क्या पता इनके पास एथिक्स वाली थिंकिंग हो, इनके पास पूरे वो थिंकिंग हो कि हाँ सिर्फ हमारा वेलफेयर नहीं हो, हर किसी का एक वेलफेयर हो। ये कोई बात नहीं है कि सिर्फ एजुकेटेड और जिनके पास प्रॉपर्टी वही लोग बहुत माइंडेड हैं और उन्हीं के पास सारा दिमाग है और वही लोग वोट कर सकते हैं और अपने सही रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। वुमेन के पास भी बहुत पावर होती है, बहुत अच्छी थिंकिंग होती है कि एथिक्स से पता है उन्हें कि किस रिप्रेजेंटेटिव को लाना है कि वो हर कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट करे, सिर्फ एक का नहीं, सिर्फ वुमेन का नहीं, या सिर्फ लोअर कास्ट का नहीं, अपर कास्ट वालों को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट करे। बट हो सकता है ना कि एजुकेटेड और प्रॉपर्टी वाले सेल्फिश हो रहे हो, सिर्फ अपना सोच रहे हो। ये गांधी जी ने एक बात बोली थी उनकी, थ्रू आउट यूरोप एंड अमेरिका वुमेन एंड द पुअर हैड टू स्ट्रगल टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट फंक्शन। सिर्फ इंडिया में नहीं था कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, इवन डेवलप्ड यूरोप और अमेरिका में भी कोई वो राइट ही नहीं थे वोटिंग के। वुमेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है गवर्नमेंट के फंक्शन में, क्यों हमें साइडलाइन कर दिया जाता है, क्यों हमें कोई वोटिंग राइट नहीं है। तो वुमेन्स ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत सारे कैजुअलिटीज़ आई थी, बहुत सारी डेथ हुई थी। तो इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, तो बहुत सारी डेथ भी हुई थी लोगों की। तो इन लोगों के जो हेड होते थे कंट्री के, वो उनने क्या बोला, हर घर से एक एक मेल को लेके जाने लगे कि सब लोग हमारे साथ चलो, कुछ सोल्जर्स बनना, कुछ फाइट करना, तो कुछ बाकी के काम में इन्वॉल्व होना, वो मतलब फर्स्ट एड देने में या मैनेजमेंट करने में या खाना बनाने में, हर मेल को ले जाते थे। बाद में कंट्री में बचा कौन? सिर्फ फीमेल बची। कंट्री में कौन बचा? फीमेल बची। अब इन लोगों ने ही सारा काम किया, जो स्कूल्स चलाना, हॉस्पिटल्स चलाना, इंडस्ट्रीज़ को वर्क करना। अब वर्ल्ड वॉर में इतना पैसा लग रहा है तो काम भी तो करना पड़ेगा कि जिससे पैसा आए, बाद में हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकें, हम लोग खाने के लिए कुछ रखें। तो फीमेल्स ने इसमें वर्क किया। तब ना पता चला लोगों को कि हाँ विमेंस भी बहुत पावरफुल होती हैं, हम जितना उनको दबा के रख रहे थे वो वैसी नहीं होती हैं, बट उन्हें जब फ्रीडम दी जाएगी तब वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसी चीज़ को लेके
उनने विमेन ने सफरेज मूवमेंट चलाया था, विमेन सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. पीपल वर सरप्राइज टू सी वाई दे हैड सो मच रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स. उनके पास कितनी गलत रूढ़िवादी थी उन लोग कि उनने वुमेन्स को कितना डोमिनेट किया, कितना कमज़ोर समझा, ये समझा कि वुमेन्स तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो सिर्फ मेल के नीचे ही काम कर सकती, ऐसे तो वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी. बट ऐसा नहीं था, वुमेन्स ने करके दिखाया जब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे मेल्स ज़्यादा नहीं थे. In order to make their voice heard, many women went to jail and set on hunger strike. इवन बहुत सारी इमेजेस में हमने देखा था कि भारत माता को ना जेल, ऐसे जेल के जो होते हैं ना पाइप, उनके पीछे दिखाया गया है फोटो में. ये दिखा रहा था कि वुमेन कैसे कैद है, हमारी भारत माता कैद है टाइप ऑफ, उस सेंस में कि विमेन कैद है, विमेन के पास तो कोई फ्रीडम ही नहीं है. बहुत लोग, बहुत लेडीज़ों ने ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अपनी वॉइस निकाली जिससे सबको सुनाई दे, उनकी उनकी प्रॉब्लम को समझें वो लोग, उनको भी एक राइट मिले. बहुत जेल गई, कुछ हंगर स्ट्राइक पे बैठी, और इतने सब काम के बाद जाके अमेरिका में 1920 में, अमेरिका में एंड 1928 में यूरोप में विमेन को मिला राइट टू वोट. अमेरिका को कितने टाइम बाद मिला? 1920 में. यूरोप को कब मिला? 1928. इनका कॉन्स्टिट्यूशन बने बहुत टाइम हो गया, तो उसके काफ़ी सालों बाद इन लोग को, वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला. लेकिन हमारे इंडिया में जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस दिन से हमारे यहाँ पे हर किसी के पास वोटिंग राइट, भले वो विमेन हो, पुअर हो या इलिटरेट हो, हर किसी के पास वोटिंग राइट है. भले पहले नहीं था, लेकिन हमारा जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, 26 जन 1950 में, तब से हमारे पास हर किसी एक इंसान के पास वोटिंग राइट है. तो अगर हम देखें सही मायने में डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में हमेशा से थी. इन लोग को तो बहुत बाद में मिली गवर्नमेंट वाली, कितने कॉन्स्टिट्यूशन के कितने सालों बाद विमेन को राइट मिला. लेकिन इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमारा संविधान बना, तब से ही हर किसी को राइट था. एक चीज़ और, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मतलब बहुत ब्रीफ वे में बता देती हूँ. हमारी जैसे बुक होती है ना, इंडेक्स होता है अंदर, हर उसमें टॉपिक में कुछ कुछ लिखा होता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें. उसमें हम लोग हर किसी का राइट के बारे में बात करते हैं, कैसे हमारी गवर्नमेंट के लेवल काम करेगी, क्या उनके फंक्शंस होंगे. हमारे गवर्नमेंट को जो पावर मिलती है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही मिलती है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, उसके थ्रू ही हमारे यहाँ पे पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं. एंड आई होप सो आई वॉज क्लियर विद माई वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन, एंड थैंक यू सो मच. ये चैप्टर यहीं एंड होता है.